काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हम लेखक और पुस्तक दोनों के परिचय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ही चर्चा कर ली थी कि ये उपन्यास 5 लघु कथाओं के ऊपर आधारित है। तो इसकी पहली कथा का शीर्षक है देख तमाशा लकड़ी का। मित्रों, ये संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, और उनके लिए भी नहीं जो ये नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बहनोई का रिश्ता है, जो भाषा की गंदगी, गाली, अश्लीलता और जाने क्या क्या देखते हैं, और जिन्हें हमारे मोहल्ले के भाषाविद परम विदिन ब्रैकेट क्षमा प्रार्थी हूँ चूतिया का पर्याय कहते हैं, वे भी कृपया इसे पढ़कर अपना दिल न दुखाएं। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने जान लिया था कि इस उपन्यास की जान इसकी भाषा ही है और इसकी भाषा में गाली गलौज बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अगर आपने मोहल्ला 80 फिल्म देखी होगी तो उसमें साक्षी तंवर ने पंडिताइन का किरदार निभाया था और वे भी बहुत भारी भरकम गालियां देती हुई दिखाई देती हैं स्क्रीन पर। तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 80 का कल्चर है, ये उनका तकिया कलाम है। बात बात में गाली देना, वाक्य के पहले भी और वाक्य के बाद भी, मतलब बिना गाली दिए हुए 80 का कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो आप उसे उसी नियत से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस मोहल्ले का मुख्तसर सा बायोडाटा, कमर में गमछा, कंधे पर लंगोट और बदन पर जनेऊ, ये यूनिफॉर्म है 80 का। हालांकि बंबई दिल्ली के चलते कपड़े लत्ते की दुकान में काफी प्रदूषण आ गया है। पैंट शर्ट, जीन्स, सफारी और भी ना जाने कैसी कैसी हाई फाई पोशाकें पहनने लगे हैं। करारा व्यंग्य है। लेकिन तब जब कहीं नौकरी या जजमानी पर मोहल्ले के बाहर जाना हो, वरना प्रदूषण ने जनेऊ या लंगोट का चाहे जो बिगाड़ा हो, गमछा अपनी जगह अडिग है। तो जब ये उपन्यास लिखा गया होगा तो शायद तब गमछा जो है 80 के एक्सक्लूसिविटी रहा होगा, लेकिन अब ये देखते हैं कि एक्सक्लूसिविटी दूसरे प्रदेशों में भी खूब पॉपुलर है। बिहार चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में भाषण देते वक्त सबसे पहला जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था वो था हवा में गमछा लहराने का। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए गमछे की महिमा का। हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के नारा इसका सार्वजनिक अभिवादन है। क्षमा प्रार्थी हूं, यही शब्द बार बार हर जगह आपको मिलेगा। और तुलसी राम जी की मणिकर्णिका में भी उन्होंने बोला था कि भू और ड़ के बीच में स इसकी भाषा का तकिया कलाम है। चाहे होली का कवि सम्मेलन हो, चाहे कर्फ्यू खुलने के बाद पीएससी और एसएसपी की गाड़ी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गधे को दौड़ाता नंग धड़ंग बच्चा हो, यहां तक कि जॉर्ज बुश या मार्गरेट थैचर या गोर्बाचोव, चाहे जो आ जाए विद इन ब्रैकेट काशी नरेश को छोड़कर, सबके लिए हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के का जय जयकार। फर्क इतना ही है कि पहला बंद बोलना पड़ता है जरा जोर लगाकर और दूसरा बिना बोले अपने आप कंठ से फूट पड़ता है। मतलब हर हर महादेव का जयकारा भी बिना गाली के नहीं देते हैं। तो ये गाली जो है 80 घाट पर रहने वाले लोगों की भाषा में एक तकिया कलाम का काम करती है। जमाने को क्षमा प्रार्थी हूं, जमाने को लौड़े पर रखकर मस्ती से घूमते हुए मुद्रा आइडेंटिटी कार्ड है इसका। नमूना पेश है। खड़ाऊ पहनकर पांव लटकाए पान की दुकान पर बैठे तन्नी गुरु से एक आदमी बोला, किस दुनिया में हो गुरु? अमेरिका रोज रोज आदमी को चांद पर भेज रहा है और तुम घंटे भर से पान घुला रहे हो। मोरी में 25 से पान की पीक थूक कर गुरु बोले, देखो एक बात नोट कर लो, चंद्रमा हो या सूरज, मुसड़ी के जिसको गरज होगी खुद दे यहां आएगा। तन्नी गुरु टस से मस नहीं होंगे यहां से, समझे कुछ? गाली के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जो मर्जा बनारस में, ना पेरिस में, ना फारस में, इश्तिहार है इसका। यह इश्तिहार दीवारों पर नहीं, लोगों की आंखों में और ललाटों पर लिखा रहता है।
तो आप समझ सकते हैं कि विश्व गुरु होने का दंभ जो है वो कहां से आता है। गुरु यहाँ की नागरिकता का सरनेम है। ना कोई सिंह, ना पाणे, ना जादव, ना राम, सब गुरु। जो पैदा भया वह भी गुरु, जो मरा वह भी गुरु। वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्र है ये। गिरिजेश राय विद इन ब्रैकेट भाकपा, नारायण मिश्र विद इन ब्रैकेट भाजपा, अंबिका सिंह कभी कांग्रेस कभी जद, तीनों की दोस्ती पिछले 30 सालों से कायम है और आने वाली कई पीढ़ियों तक इसके बने रहने के आसार हैं। किसी मकान पर कब्जा दिलाना हो, कब्जा छुड़ाना हो, किसी को फंसाना हो या जमानत करानी हो, तीनों में कभी मतभेद नहीं होता। वे उसे मंच के लिए छोड़े रखते हैं। 80 के मुहावरे में अगेन क्षमा प्रार्थी हूं। 80 के मुहावरे में अगर तीनों नहीं तो कम से कम दो एक ही गांड हगते हैं। अंत में एक बात और, भारतीय भूगोल की ये भयानक भूल ठीक कर लें। 80 बनारस का मोहल्ला नहीं, 80 अष्टाध्यायी है और बनारस उसका भाष्य। पिछले 30-35 वर्षों से पूंजीवाद के पगलाए अमेरिकी यहाँ आते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनकी टीका हो जाए। मगर चाहने से क्या होता है? मतलब अमेरिका शुरू से चाहता था कि 80 घाट के ऊपर भी जो है वो अपना वर्चस्व बना ले, लेकिन ऐसा हो ना सका, ऐसा लेखक का कहना है। अगर चाहने से होता तो पिछले खाड़ी युद्ध के दिनों में 80 चाहता था कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इस मोहल्ले का सुलभ शौचालय हो जाए, ताकि उसे दिव्य निपटान के लिए बहरी अलंग अर्थात गंगा पार न जाना पड़े। मगर चाहने से क्या होता है? इति प्रस्तावना। तो ये एक छोटा सा सिनॉप्सिस है 80 घाट का। 80 घाट की विशेषता क्या है, उसका ड्रेस कोड क्या है, ये सब कुछ इसमें उन्होंने लिख दिया है कुछ पैराग्राफ्स में। अब इसके आगे सुनिए। तो मित्रों, यही 80 मेरा बोध गया है और 80 घाट पर गंगा के किनारे खड़ा हुआ पीपल का दरख्त, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ। अंतर कथा यह है कि सन 53 में मैं गांव से बनारस आया था मंझले भैया रामजी सिंह के साथ आगे की पढ़ाई के लिए। उन्हें बीए में प्राइवेट पढ़ना था, घर की खेती बाड़ी संभालनी थी और मुझे इंटर में। वे बेहद सख्त गार्जियन थे, कुछ कुछ प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की तरह। इस बात का मुझे भी आश्चर्य होता था और उन्हें भी कि अपने अध्यापकों से अधिक ज्ञान के बावजूद, अपने ही मित्रों को पढ़ा पढ़ा कर पास कराने के बावजूद वे खुद कैसे फेल हो गए। उन्होंने एक बार अपने पास चेले को पकड़ा, मतलब उनके पढ़ाने के बाद जो चेला पास हो गया उसको पकड़ा। रिजल्ट आया ही आया था। उन्होंने पूछा, बे लाल जी, अब तुम्हें पढ़ाए जो जो नहीं आता था तुझे सब बताए, लिखाए, रटाए, तू पास हो गया, हम कैसे फेल हो गए? लाल जी बोले, गुरु ऐसा है कि आप जो पढ़ाए वे तो हम पढ़े ही, बाकी आपकी चोरी चोरी भी कुछ पढ़े हैं। उन्हें उसके उत्तर से संतोष नहीं हुआ। मुझसे पूछा, अंदाजा लगाओ तो जरा, क्या बात हो सकती है? इसमें अंदाजा लगाने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं अंदाजा लगाने लगा और नहीं लगा पाया, कारण कि भैया के शब्दकोश में व्याकरण के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ने, में, का, के, पर, से आदि को वे फालतू और बेमतलब का समझते थे। सीधे सीधे वाक्य में अड़ंगेबाजी के सिवा और कोई काम नजर नहीं आता था इनको, लेकिन यह बताता तो लात खाता। बहरहाल बात निर्वाण की। एक दिन भैया ने कहा, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, ये बातचीत करने लायक होनी चाहिए। कोई तुमसे अंग्रेजी में कुछ पूछे और तुम उजबक की तरह टुकुर टुकुर ताकने लगो, ये अच्छा नहीं। तुम 80 के चुड़ुक्कों के साथ खेलना छोड़ो और चलो अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करो। भैया मुझे इसी पीपल के पास ले आए। शाम के समय घाट पर भीड़ भाड़ कम थी। उन्होंने मुझे एक सीढ़ी के पास बिठा दिया और कहा, देखो डेली शाम को यहाँ आकर अभ्यास करो। ऐसे अब अभ्यास करना सिखा रहे हैं। वे 15 गज दूर खड़े हो गए अटेंशन की मुद्रा में और पेड़ से बोले, व्हाट इज योर नेम? फिर पेड़ के पास गए और सामने देखते हुए उसी मुद्रा में बोले, सर माई नेम इज राम सिंह। फिर वहां से 15 गज दूर गए, व्हाट इज योर फादर्स नेम? फिर पेड़ के पास से, सर माई फादर्स नेम इज श्री नागर सिंह। इस तरह वे तब तक पीपल के पास आते जाते रहे जब तक पसीने पसीने नहीं हो गए। हाँ चलो अब तुम। वे सीढ़ी पर मेरी जगह बैठकर सुस्ताने लगे।
मित्रों, भगवान झूठ ना बुलवाए तो कहूं कि अंग्रेजी बोलना तो मुझे नहीं आया। हाँ, इतना जरूर समझा कि पसीने से ज्ञान का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि तुम्हें इतना अधिक पसीना क्यों आता है या बूढ़े बकरे की तरह गंधाते क्यों हो, तो मैं उनकी मूर्खता पर हंस कर रह जाता हूं। अरे भले आदमी, ज्ञानी को ज्ञानोद्रेक से पसीना नहीं आएगा तो क्या तब कभी छूटेगी? लेकिन साहब, मेरे ज्ञान की बधिया बैठा दी मोहल्ले के आदिवासियों ने। इधर प्रामाणिक अनुभूति और उधर भोगा हुआ यथार्थ, और यथार्थ को पसीने से परहेज। एक थे हमारे बाप जान जो पैना उठाए हमें किताब कॉपियों में जोते रखते थे। सालों खेती तो गई सरकार के उसमें, अगर यह भी नहीं करोगे तो भीख मांगोगे। दूसरी ओर मोहल्ले के बाप थे जो अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखाते थे, पढ़ाने के लिए नहीं, सरकार की ओर से मुफ्त बांटे जाने वाली दलिया के लिए। वे केवल रिसेस पीरियड में ही स्कूल में नजर आते थे। रिसेस पीरियड जिसे हम लोग लंच ब्रेक कहते हैं स्कूल की भाषा में। उसका एक जीवन दर्शन था, जो पठितव्यम तो मरितव्यम, न पठितव्यम तो मरितव्यम। फिर दांत कटाकट क्यों करितव्यम, मतलब पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। तो फिर क्या फायदा एनर्जी वेस्ट करने से पढ़ाई लिखाई पर? पूरा मोहल्ला पीढ़ियों से इसी शैली में जीता चला आ रहा था। गाता बजाता झूमता मदमाता, किसी के पास कोई डिग्री नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, व्यवसाय नहीं, काम नहीं। परलोक सिधारते समय पंडित महाराज ने पत्रा पोथी लपेटे एक लाल बैठन खोस दिया बेटे की कांख में। बस वे तख्त पर बैठन रखे हुए जनेऊ से पीठ खुजा रहे हैं और जजमान का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब ये भी दिखाता है कि पंडितों में जो है वो पढ़ाई लिखाई का चलन नहीं है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी पोथा पतरा उनको मिलता है वो आगे उसको पास ऑन कर देते हैं, ना उसमें कुछ नया ज्ञान जोड़ते हैं। और पता नहीं पुराने ज्ञान को भी वो लोग कितना जानते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 100% आरक्षण जो है वो उस पोथा पत्री को लेकर बना रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जजमान रोज रोज नहीं आते, ग्रह नक्षत्र भी रोज रोज खराब नहीं होते, मुंडन शादी ब्याह जनेऊ जैसे संस्कार भी रोज रोज नहीं होते, और ना रोज रोज फत्ते गुरु के कंधे पर कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़ा मतलब सीताफल या कद्दू। फत्ते गुरु कुम्हड़े का पूरा वजन उठाए हुए मोहल्ले भर को सुनाने वाली ऊंची आवाज में आत्मालाप करते आ रहे हैं। पालागी फत्ते गुरु, जय हो जजमान, सट्टी गए थे का गुरु। कौन भणुआ सट्टी जाता है जजमान, क्षमा प्रार्थी हूं। अरे तो इतना बड़ा कोहड़ा हफ्ते भर तो चलेगा ही गुरु, हफ्ते भर तुम्हारे यहाँ चलता होगा। यहाँ तो 2 जून के लिए भी कम है, मतलब कुछ काम नहीं है, खाने को कद्दू है, उसमें भी ये लोग पकवान की तरह उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गरीबी का और बेरोजगारी का क्या आलम होगा। मोहल्ला अपने दरवाजों खिड़कियों छतों से आंख फाड़े फत्ते गुरु का कोहड़ा देख रहा है और उनके भागे से जल भुन रहा है। संतोष है तो यह कि आज का दिन फत्ते गुरु का है, कल का दिन किसी और गुरु का होगा, कौन जाने अपना ही हो। कहते हैं बुढ़ापे में तुलसी बाबा कुछ कुछ पिड़काहम और चिड़चिड़े हो गए थे। मोहल्ले वालों ने उनसे जरा सी छेड़छाड़ की, पिनक गए और शाप दे डाला, जाओ तुम लोग मूर्ख और दरिद्र रह जाओगे। मित्रों, मेरा मतभेद है इससे। शांति प्रिय द्विवेदी जी को जितना तंग किया मोहल्ले ने, उससे अधिक तंग तो न किया होगा बाबा को। और अगर उन्हें शाप ही देना था तो जाते जाते इनके हाथ मानस की पोथी क्यों पकड़ा जाते। तो इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। काफी अच्छी बात कह रहे हैं, व्यंग्य भी कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो हमेशा यही कहते हैं हम लोग बड़े दरिद्र हैं। आप लोगों ने हमेशा एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण की कहानी ही सुनी होगी। दरिद्रता कैसी, जबकि समाज के शीर्षस्थ पे आप बैठे हुए हैं, सबसे ऊंचाई पर आप बैठे हैं और पूरी सामाजिक व्यवस्था को आप कंट्रोल करते हैं। तो ये दरिद्रता कैसे हुई? समाज को पूरा कंट्रोल करना, पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में रखना। तो उसी को व्यंग्य के तौर पे भी कह रहे हैं। और मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ काशीनाथ सिंह जी की बात से कि ये किस तरह का श्राप है। ऐसा श्राप तो दलितों को भी मिलना चाहिए कि पूरी व्यवस्था पर उनका कब्जा हो जाए। चलिए आगे सुनिए। फिर भी ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन
शराब कर भी क्या कर लिया बाबा ने, शराब कर मतलब श्राप देकर भी। माथे पर चंदन की बेंदी, मुंह में पान और तोंद सहलाता हाथ, न किसी के आगे गिड़गिड़ाना, न हाथ फैलाना, दे तो भला न दे तो भला, उधर मंदिर इधर गंगा और घर में सिलबट्टा। अब सिलबट्टा क्यों ये भी जान लीजिए। देने वाला है जजमान भोसड़ी के, क्या देगा क्षमा प्रार्थी हूं, भांग छानी निपटे और देवी के दर्शन के लिए चल पड़े। तो ये पूरा जो है डेली रूटीन वो बता रहे हैं, सिर्फ इतना सा ही है। सुबह सुबह उठ के जैसे हम लोग बेड टी लेते हैं, चाय पीते हैं, वैसे 80 घाट पर जो है वो भांग घोट कर पीने का चलन है। भांग घोटी, उसके बाद प्रेशर बना, निपट कर आए गंगा किनारे और स्नान करके सीधा मंदिर में घुस गए। बस यही डे टू डे लाइफ है इन लोगों की। चौके में कुछ नहीं मगर जिए जा रहे हैं ताव के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कहीं कोई फिक्र नहीं। और इधर से लौटे तो साथ में कभी काल एक जजमान, सुन बे रजवा खोल के वाड़ी, आयल हो जजमान चकाचक। तो साहब कच्ची उम्र और बाला जोबन, अपन को भा गया यह दर्शन। काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ, फिर क्यों मरे जा रहे हो 24 घंटे। सारा कुछ जुटाए जा रहे हो, फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं, ये नहीं तो वे नहीं, इसे साड़ी तो उसे फ्रॉक, तो इसे फीस तो उसे टिफिन, तो इसे दवा तो उसे टॉनिक, तो इसे कुछ करो तब भी और ना करो तब भी, ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। प्यारे लाल, अपनी भी जिंदगी जियो, दूसरों की ही नहीं। ऐसे में ही गया था सब्जी लेने 80 पर, लुंगी और जैकेट पहने हुए। लगभग दोपहर 2 बजे का समय था। सन 70 के जाड़ों के दिन सलीम की दुकान पर खड़ा हुआ था कि सड़क से आवाज आई, डॉक्टर। मैंने मुड़कर देखा तो एक परिचित मित्र रिक्शे पर, इससे पहले 1-2 बार की ही भेंट थी उनसे। मैं पास पहुंचा तो उसने पूछा, आवारगी करने का मन है डॉक्टर? क्या मतलब? कहीं चलना चाहते हो? कलकत्ता, बम्बई, दार्जिलिंग, कालिंगपांग, नेपाल, कहीं भी? मैं चकित बोला, रुको, सब्जी देकर आते हैं तो बात करते हैं। उसने रिक्शे पर बैठे बैठे ही मेरा हाथ पकड़ा। एक बात का उत्तर दो, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इनमें से कितने दिन तुम्हारे अपने दिन हैं? अपने का मतलब जिसमें माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटा बेटी, किसी का दखल ना हो। जैसा चाहो वैसे रहो, जैसा चाहो वैसा जियो। मैं सोच में पड़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं उसी गंभीरता से बोलता रहा। मैं चुप। सुनो, महीने के 27 दिन दे दो बीवी को, बाल बच्चों को, पूरे खानदान को। उनसे कहो कि भैया ये रहे तुम्हारे दिन, लेकिन ये दिन 3 दिन मुझे दे दो। मेरी भी अपनी जिंदगी है, उनके साथ जुल्म ना करो, समझा? और सुनो, कार्यक्रम बनाकर जीने में तो सारी जिंदगी गंवा रहे हैं हम घर से निकलते ही कहते हैं कि सुनो अमुक जगह जा रहे हैं और इतने बजे आएंगे। और कहीं बाहर जाना हुआ तो हफ्ते भर के राशन पानी, साग सब्जी का बंदोबस्त करके जाते हैं। इन सब का कोई मतलब है क्या? आवारगी करने का भी कार्यक्रम बनाया जाता है क्या? ठीक है यार, मैं सलीम को तो बता दूं कि सब्जी पहुंचा के घर पर बोल देगा। लो फिर वही बात। अरे जिन्हें खाना है वे ले जाएंगे, चलो तुम। अच्छा चलो। मैं भी बगल में रिक्शे पर बैठ गया। तुम भी क्या कहोगे? और साहब मैंने सोचा कि शहर में ही कहीं सिनेमा वगैरह देख दाख कर शाम नहीं तो रात तक लौट आएंगे, लेकिन पहुंच गए पंजाब मेले में, सचमुच कलकत्ता। वहां से डायमंड हार्बर, फिर वहां से काकद्वीप। छक कर रास्ते भर खाया पिया, मौज मनाई, पसीने के बगैर जिंदगी का मजा लिया। वही लुंगी और जैकेट, हवाई चप्पल, जेब में 10 नए पैसे, आन का आटा आन का घी, भोग लगावे बाबा जी। 5 दिन बाद लौटे थे घर। मौज तो बहुत आई, लेकिन लौटानी ट्रेन में ही एक दूसरा ज्ञानोदय हुआ। जो भी तुम्हारे पर पैसा खर्च करता है वह तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। प्यारे लाल, ट्रेन छूटने वाली है, लपक के जरा 2 टिकट ले आओ। जरा उस तरफ बैठ जाओ तो थोड़ा बदन सीधा कर ले। यार कैसे दोस्त हो, कहीं से एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? जरा वो तौलिया तो पकड़ाना, फ्रेश ही हो जाए। गुरु सिगरेट तो है मगर माचिस छूट गई, डिब्बे में नजर दौड़ाओ, कोई ना कोई जरूर बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा। अगर आप दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घर में ऐसा कोहराम मचा था कि
ना पूछिए, कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था और बीवी ने बेवा होने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि माया मोह के जंजाल में फंसा मैं, 80 का प्रवासी, इस दर्शन के काबिल नहीं। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा। एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आप अंबेडकर नामा को फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।